यस फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज यूनिट 3 ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। वैसे तो बहुत ज़्यादा इजी है, थोड़ा सा ध्यान देना बस आपको। यूनिट 3 एंड यूनिट 4 थोड़ा सा ध्यान का दरकार है, बहुत आराम से करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अंडरस्टैंड हाउ एंड एट व्हाट पॉइंट, क्या समझना आज हमें ये देख लीजिए। अंडरस्टैंड हाउ एंड एट व्हाट पॉइंट, जैसे समय अगर ऐसे चल रहा है समय चल रहा है, इस समय में बातें भी चल रही हैं, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अच्छा, एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम, ये समय है, इस समय का टाइम लाइन बनाया मैंने। तो व्हाट पॉइंट, ये सब जो है ना, ये जो लाइन जो है, ये डॉट से पॉइंट 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 को अगर एकदम जोड़ दें, एकदम और क्लोज जोड़ दें पॉइंट को, तो ये लाइन बन जाती है दोस्तों। ठीक है, तो व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम, कौन से समय पर, जब बात कर रहे हैं समय बहता जा रहा है, व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम द ओनरशिप इन गुड्स, the ownership in goods which are the subject matter of contract। कौन सा ओनरशिप, हम बेच रहे हैं मोबाइल फोन, आप बात कर रहे हो सोफा सेट का, नहीं जी। ओनरशिप इन गुड्स विच आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, समझ में आया। तो सब्जेक्ट मैटर क्या है, मोबाइल फोन बेच रहे हैं, तो मोबाइल फोन किस समय पे, एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम, ये मोबाइल फोन का ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है। ओनरशिप इन गुड्स, ओनरशिप पहले ए के पास था, अब ये ट्रांसफर हो रहा है बी के पास। बट ये जानना जरूरी है, एट व्हाट पॉइंट, कब, किस समय ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, at what point of time ownership in goods which are the subject matter of contract of sale passes to the buyer from the seller, किस समय, ये इस पर इतना ज्यादा एम्फेसिस क्यों। अब आपको ये सोचना चाहिए, ऐसी क्या बात है भाई कि ओनरशिप किस समय ट्रांसफर हो रहा है, इस पर इतना बड़ा चर्चा क्यों। भाई साहब, ओनरशिप जैसे ही ट्रांसफर होता है वैसे ही रिस्क ट्रांसफर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल फोन का ओनरशिप ट्रांसफर हो गया और उसी समय आपके हाथ से वो मोबाइल फोन गिर जाता है, तो रिस्क आपका है, नुकसान आपका है। अच्छा, अगर मोबाइल फोन खरीद लिया आपने, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया और उसी के कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से ही आपका मोबाइल गिर गया, तो आप क्या कहोगे, ये मोबाइल अब आपका हो चुका था, ये आपकी दुर्भाग्य थी। अब इमेजिन करो, अगर आप किसी दुकान में जाते हो टेलीविजन खरीदने, और उस टेलीविजन रिप्रेजेंटेटिव के हाथ से टक्कर खाने से आपका मोबाइल फोन गिर जाता है, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे नया मोबाइल दो। ठीक है, गिर गया, आप डैमेज क्लेम कर सकते हो कि भाई तेरे से नुकसान हुआ, या वो बोलेगा नहीं मेरे कारण नहीं हुआ। जो भी बात हो, मोबाइल फोन आपकी थी, आप मोबाइल फोन के ओनर थे, गिर गया, नुकसान आपका हो गया, किस भी वजह से हुआ। तो ओनरशिप ऑफ गुड्स में किस समय आप ओनर बन गए हो, ये पता करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे ही आप ओनर बन गए, समझ लो गुड्स में कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है जी, इसीलिए इतना डिटेल में ये
जानने का चेष्टा किया जाता है, प्रयास किया जाता है कि किस समय पे ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है सेलर से बायर की तरफ। तो ये हम समझेंगे। और क्या समझने के लिए कह रहे हैं, बी क्लियर अबाउट व्हाट अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। व्हाट अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, अप्रोप्रिएशन क्या होता है? अप्रोप्रिएशन क्या होता है? जैसे एक बैग है, इस बैग में से निकाल के एक छोटा सा बैग में मैंने डाल दिया, ये शुगर है। या जैसे अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं तो बहुत सारे बड़े बड़े कंटेनर्स हैं, राइट, क्वालिटी नंबर 1, क्वालिटी नंबर 2, क्वालिटी नंबर 3। अब यहां से निकाल के ये बैग हम आपके नाम का, ये आपके नाम का मिस्टर विकास, मतलब ये चीनी जो निकली है ये मिस्टर विकास के नाम की चीनी निकली है। बिलिंग काउंटर पे मिस्टर विकास के नाम पे बिल बनना है, तो ये चीनी आपके लिए अप्रोप्रिएट कर दी गई है। तो बी क्लियर व्हाट अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स इज। अब एक बात बताओ, अप्रोप्रिएशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि ये अप्रोप्रिएट आपके नाम पे है, बिल आपके नाम पे है, ओनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफर हो गया है, ओनर आप बन गए हो। तो अगर कल को कुछ भी हो, अपने को तो पता करना जरूरी है ना कि इसका रियल ओनर कौन है। तो बेनिफिट भी ओनर का और रिस्क भी ओनर का। अप्रोप्रिएशन को लेकर और भी एग्जांपल्स लेंगे हम, ठीक है, थोड़ा सा समय आने तो लेंगे। फिलहाल आपको समझ में आ गया कि अप्रोप्रिएशन एकदम सिंपल सा बात है कि जैसे अपने डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं, बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स हैं और हमें सिर्फ 100 ग्राम चीनी चाहिए, 100 ग्राम, ठीक है। और वो चीनी का भी 3 अलग अलग कैटेगरी हो सकता है, अलग अलग क्वालिटी हो सकता है, अलग अलग कंपनीज हो सकती है। तो 100 ग्राम चीनी निकाल के पैक करके मेरे नाम पे रख दिया है तो अप्रोप्रिएट हो गया। वही सेम टू सेम बात मैंने रिपीट किया। बी क्लियर अबाउट व्हाट अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स इज एंड हाउ इट अफेक्ट्स पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। ये पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब मेरे दोस्त होता है ओनरशिप। बहुत रिलैक्स तरीके से समझिए, थोड़ा सा भी कहीं कुछ गलत समझ लोगे दिक्कत हो जाएगी। एक एक वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। तो अप्रोप्रिएशन समझ गया, और अप्रोप्रिएशन को लेकर पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, जिसे कहते हैं ओनरशिप, किस प्रकार से ट्रांसफर होती है, वो हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। बहुत प्यार से देखेंगे, आराम से देखेंगे, घबराएंगे नहीं आप, ठीक है जी। डिस्टिंग्विश बिटवीन पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड पासिंग ऑफ टाइटल, इसे भी समझेंगे। फिर अंडरस्टैंड द रूल नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज गॉट नॉट गॉट। मेरे पॉकेट में अगर 100 रुपया है तब तो मैं 100 रुपया दे सकता हूँ, मेरे पॉकेट में 100 रुपया है ही नहीं तो मैं आपको कहाँ से दूंगा। अगर मैं ओनर हूँ तो मैं आपको ओनर बना सकता हूँ। मैं खुद चोर हूँ, चोरी का सामान है मेरे पास, तो जब मैं चोरी का सामान ट्रांसफर करता हूँ तो मैं भी आपको क्या बना रहा हूँ, चोर बना रहा हूँ। सिंपल सी बात है। एंड एक्सेप्शंस देयर ऑफ, ये एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा इसमें, क्योंकि एक रूल बताया गया है कि अगर आप ओनर नहीं हो तो आप किसी और का प्रोडक्ट कैसे बेच सकते हो। जैसे मैंने लास्ट डिस्कशन में किया था कि पड़ोसी की गाड़ी मैं बेच रहा था, अंबानी जी की गाड़ी आप बेच लीजिए, तेंदुलकर जी की फरारी आप बेच लीजिए, क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। बट कुछ कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहां आप ओनर नहीं भी हो तो भी लॉ आपको अलाउ कर रहा है, तो वो हम पढ़ेंगे आज। बी फेमिलियर विद द रूल्स रिलेटिंग टू डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, ठीक है। ये तो बाद में अपने को देखना, डिलीवरी एक्सेप्टेंस। तो ये आज का चर्चा। आज का चर्चा अपना स्टार्ट करते हैं। A contract of sale of goods involves transfer
ऑफ ओनरशिप इन 3 स्टेजेस। ठीक है जी। तो जब भी सेल होता है, ऑफ कोर्स सेल का मतलब ही यही होता है कि कल तक ओनर ए था, आज ओनर हो गया बी, इसी का मतलब होता है सेल। वरना और भी बहुत सारी बातें हम जानते हैं, रेंट, हायर परचेज, लीज, ये सब हम लोग सुने हुए हैं। बट रेंट जो है हम लोग ज्यादातर रेंट को समझते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट करके, जैसे फैक्ट्री गोडाउन। बट गुड्स का जब हम बात करते हैं, एयर कंडीशनर्स का बात करते हैं, तो एयर कंडीशनर्स इज जस्ट लाइक रेंट। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हायर परचेज। यहां इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट दी जाती है, तो चाहे तो आप हायर कर लो या आप बाई भी कर सकते हो। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लास 11-12 में आपने ये सब अकाउंट्स बनाए हैं, फिर भी हम चर्चा करेंगे। तो इमूवेबल गुड्स का बात नहीं हो रहा है, बात मूवेबल गुड्स का हो रहा है। बात हो रहा है ओनरशिप ट्रांसफर 3 स्टेजेस में होता है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप को हम लोग कहते हैं पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। डिलीवरी ऑफ गुड्स, मैंने बेच तो दिया सामान, ए हूं मैंने बी को बेच दिया है मोबाइल फोन। ठीक है। बट मैं कितना कमाल का सेलर हूं, मैंने बेच दिया है बट मैं डिलीवरी नहीं दूंगा, भाई मेरी मर्जी। मैंने सामान बेच दिया है बट जा मैं डिलीवरी नहीं दूंगा, मैं ये मोबाइल अपने पास ही रखूंगा, मेरा फेवरेट मोबाइल है, मैं क्यों तुम्हें दूं? अरे भाई तुमने तो बेचा है अभी मुझे। हाँ हाँ ठीक है, बेच दिया तो क्या हुआ, बेचने से मुझे पैसा मिल गया। मुझे किसी ने कहा था अपना सामान हम बेच सकते हैं, तो ये मेरा सामान था, ये मेरा मोबाइल था, मेरी मर्जी, मैंने बेच दिया तुम्हें। अब मेरी मर्जी मैं तुम्हें नहीं दूं, बेचने का काम होता है कि पैसा ले लेना। अब मैं मोबाइल नहीं दूंगा तुम्हें अपना। तो भाई ये क्या आप मानोगे कि ऐसी बात को हम सेल समझेंगे? सेल का तो बहुत सिंपल सा मतलब है, भाई मैं पैसे दे रहा हूं तो तू अपना सामान दे मेरे को, राइट? तो डिलीवरी ऑफ गुड्स होना जरूरी है। कोई भी वजह से गुड्स को हम डिलीवर नहीं करें, कोई भी वजह से, नेक्स्ट चैप्टर जो है अनपेड सेलर का है, उसमें तो ऐसी ऐसी बातें हैं कि हम डिलीवरी नहीं करेंगे, जाइए पैसे नहीं मिले मुझे, या कब ऐसा पता चला कि भाई जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो जो सामान हम भेज चुके थे उसको भी रुकवा लेंगे, अरे भैया जल्दी रोको 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 रोको, वहां से पैसा नहीं मिलने वाला है। तो कहने का ये भी मतलब है कि प्राइस जो है, या पहले भी बता चुके हैं, प्राइस बाद में भी मिले तो चलता है, तो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बट हमने लास्ट लेसन में डिस्कस किया था कि गुड्स का डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैसे नहीं दिए हैं कोई बात नहीं, हमने उधार में माल बेच दिए, क्रेडिट में माल बेच दिए, 2 महीने बाद पैसे लेंगे, 3 महीने बाद पैसे लेंगे, हमें पैसों की हड़बड़ी नहीं है। और क्यों हड़बड़ी नहीं होती है भाई? देखो सिंपल सा लॉजिक है, मेरा गुड्स का कॉस्टिंग है 10,000 रुपया, प्रॉफिट मैंने लगाया उसमें 15,000 रुपया। अरे भाई मेरी मर्जी, अगर बायर 25,000 देने के लिए रेडी है, मेरे को क्या दिक्कत है? और उसमें बायर बोलता जी भाई साहब मैं अभी 50% देना चाहता हूँ, ठीक है जी भाई साहब, 50% पे ही मेरा तो कॉस्ट प्राइस से ऊपर पहुंच गया हूँ। या बायर कहता कि भाई अभी तो मैं सिर्फ 30% दूंगा, ठीक है भाई 30% में 7,500 दिया, मेरा 10,000 का गुड्स था, 7,500 तो रिकवरी हो चुका, 75% तो रिकवर हो चुका है, रिस्क है सिर्फ 2,500 का और मुनाफा है 15,000 का। अलग अलग बिजनेस है, कोई हो सकता है कि भाई मुनाफा 1,000 का ही हो, जो भी है। तो इंसान क्या है, ये चाहता है कि मेरा गुड्स बिक जाए, पैसे थोड़े देर में भी मिल जाए, 2 महीने बाद भी मिल जाए, बट पैसे मिल जाए। क्योंकि पैसे जब मिलते हैं ना गुड्स बेचकर,
तो गुड्स का पैसा तो आता ही आता है और कुछ मुनाफा भी आता है। तो पैसों पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं डाल सकते हैं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड है। तो ठीक है भाई, डिलीवरी तो बट देना होगा, क्योंकि गोल्ड सिल्वर ऐसे भी आइटम्स है जिनका प्राइस सुपर फ्लक्चुएशन होता है, तो दिक्कत आ सकती है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ये डिस्कशन पहले भी किया है, फिर से बता रहा हूँ, डिलीवरी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, डिलीवरी ऑफ गुड्स, और उसी के साथ साथ पासिंग ऑफ द रिस्क। भैया अब मैंने सामान डिलीवर कर दिया है, जिस ट्रांसपोर्टर को आपने कहा था हमने दे दिया है। अब रास्ते में अगर कुछ हो जाए, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सेलर की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि रिस्क पास डाउन हो गया बायर के पास। तो यही समझना कि किस समय तक सेलर का जिम्मेदारी है, और ऐसा कौन सा समय शुरू होगा कि सेलर अब मुक्त है। बात को ध्यान दीजिएगा, सेलर मुक्त है, सेलर को पैसे नहीं मिले हैं, सेलर को पैसे नहीं मिले हैं, पैसे से नहीं जोड़ सकते, समझिएगा बात। अरे भैया आपसे सामान खरीदा, कैसे पैसे मांग रहे हो आप? वो सामान तो रास्ता पे खराब हो गया, टूट गया, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, कैसे आप मेरे से पैसा मांग सकते हैं? शर्म करिए, कुछ तो शर्म करिए। अरे भाई मैं क्यों शर्म करूं? वो गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, आपकी किस्मत खराब थी भाई साहब, मेरा किस्मत क्यों खराब करने पे लगे हुए हो? समझो बात को। तो कहने का मतलब ये है कि सेलर का रिस्क खत्म, बायर का रिस्क चालू। अब सामान बायर के घर तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, जिस समय पे सेलर का जिम्मेदारी खत्म हो जाता है, अब वो सामान पहुंचे नहीं पहुंचे, रास्ते में डैमेज हो जाए, कुछ भी हो जाए, सेलर का पैसा बायर नहीं मार सकता है कोई भी रीजन से। ये समझना जरूरी है, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब स्वाभाविक सी बात है, मैंने मोबाइल बेच दिया और मैं बोलता हूं कि मैं मोबाइल तुम्हें नहीं दूंगा, अपने पास ही रखूंगा। अपने पास रख के ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कैसे सिद्ध होगा बताओ? हाँ, आज से इस मोबाइल फोन का ओनर तुम, सारे कागज में सब कुछ के ओनर तुम, बट पोजेशन में नहीं देना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू पोजेस इट विथ माई सेल्फ। तो एक बात बताओ, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बिना पोजेशन के दिए क्या हो सकता है? अरे आप कभी ना कभी तो पोजेशन तो देना पड़ेगा ना यार। अब मैं बोलूंगा भाई पैसे नहीं दिए, मैं पोजेशन नहीं देना चाहता हूं, ठीक है भाई कोई बात नहीं। अगर मेरा कंडीशन है इसमें कि तू पूरा पैसा दे तो मैं पोजेशन दूंगा तुम्हें, ठीक है, ये हो सकता है। बट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में पोजेशन तो ट्रांसफर होगा ही। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर, ठीक है जी। इट इज एसेंशियल टू डिटरमाइन द टाइम एट विच द ओनरशिप passes from the seller to the buyer। अब एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं, पोजेशन वर्सेस ओनरशिप। पोजेशन सेलर के पास है, कोई भी वजह से ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, रिस्क किसका? रिस्क किसका? पोजेशन सेलर के पास है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। तो अपने ये नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मेरा सामान सेलर के पास रखा हुआ है। जैसे ही आप ओनर बन जाते हो मेरे दोस्त, आप ओनर बन गए हो, ओनर, भले ही सामान सेलर के पास रखा हो, अगर उस सामान को कुछ भी डैमेज होता है तो कहने का मतलब यह है
आप ओनर हो, रिस्क आपका है, कानूनन रिस्क आपका है, लीगली रिस्क आपका है। ऑन गुड फेथ कुछ भी डीलिंग हो वो एक अलग बात है, समझिएगा बात है। तो कानूनन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझना है तो ओनर जैसे ही आप बन जाते हो रिस्क आपकी हो जाती है, भले ही सामान सेलर के पास रखा हो। इसका मतलब ये है सेलर आपका सामान, अब सेलर ओनर नहीं रह गया, अब सेलर बोलेगा भाई तुम्हारी अमानत मैं रख रखा हूं। उसको लॉ के लैंग्वेज में बोलते हैं बेली। जब हम मोटरसाइकिल रिपेयरिंग के लिए भेजते हैं तो हमारी अमानत मोटरसाइकिल वाला गैराज वाला रखता है और उसे हम लॉ के लैंग्वेज में कहते हैं बेली, उसे रिटर्न करना है। तो भले ही सेल हो गया है, ओनर बन गए हैं आप, बहुत बारिश आंधी तूफान आ रही है, टेलीविजन सेट आपने खरीद लिया है हमसे, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि भैया इतनी आंधी तूफान में मैं ये टेलीविजन नहीं लेकर जाना चाहता हूं, इसको प्लीज आप अपने यहीं पर रखिए। और ऐसा तूफान चला मेरे दोस्त, एक पेड़ शोरूम के कांच को तोड़ते हुए जहां वो टेलीविजन आपका रखा हुआ था उसको ब्रेक कर दिया। अब आप कहोगे भैया देखो चलो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैंने तो टेलीविजन नहीं लेकर गया, आपके शोरूम में ये हादसा हुआ है, आप जिम्मेदार हो। बोल सकते हो, आपके शोरूम में हो, मेरे घर पे होता तो मैं जिम्मेदार होता, क्योंकि आपके शोरूम में हुआ, मैं तो टीवी लेकर गया नहीं। भाई साहब आप टीवी नहीं लेकर गए, जो भी है बिल कट चुका था, ये टेलीविजन आपके नाम में हो चुका था। तो ये जो नुकसान हुआ है कोई भी वजह से हुआ, आप मुझे कसूरवार नहीं ठहरा सकते लीगली। अब समझ लो ऑन अ डे टू डे बेसिस मैं सामान छोड़कर चला गया, अब उसका स्टाफ कुछ खराब कर दिया उसको, या उसी के वहां से कुछ टूट गया, तो हम तो झगड़ा कर ही लेंगे और वो सामने वाला देखेगा अरे भैया ठीक है मेरे स्टाफ की गलती हुई है, तो वो थोड़ी ना वहां कानूनन बात करेगा। अगर ऐसा होने लग जाएगा तो उसे गुडविल का टेंशन होगा कि यार ये कस्टमर जाके बोलेगा कि भाई इस दुकान में ऐसा होता है, तो अपने गुडविल को बचाने के लिए, बिजनेस को बचाने के लिए वो आपको नया टीवी दे देगा, नुकसान अपने सर पे ले लेगा। बट अगर कोर्ट कचहरी का बात हो जाए तो भाई आप नहीं जीत पाओगे इजीली, क्योंकि समझने वाला बात यह है कि ओनरशिप ट्रांसफर हुआ क्या, हाँ जी हो गया, तो कानूनन जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हुआ सारा रिस्क आपका है। आइए आगे पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में क्या लिखा हुआ है इसको देखते हैं। थोड़ा सा स्लो जाना जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको लगेगा कि आपने सही लिखा है बट वो गलत हो जाएगा, तो वो रिस्क अपने नहीं लेना चाहते हैं। इतना मेहनत अपने क्यों कर रहे हैं, ताकि मैं आंसर जो है सही लिख कर आ पाऊँ, ठीक है। तो उसका भरोसा रखो, कोई भी गलत आंसर आप नहीं लिखोगे, समझ के चलना है। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम ऑफ ट्रांसफर, ये समय को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है। द जनरल रूल इज दैट रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी। अब यहां बहुत लोग क्या गलती करते हैं ना, प्रॉपर्टी का मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। जैसे अपने बोलते ना, ओह दिस इज माय प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी को एक थिंग की तरह डिनोट नहीं किया जा रहा, प्रॉपर्टी को ओनरशिप बोला जा रहा है, ठीक है। तो द रिस्क पासेस विद द प्रॉपर्टी, मतलब विद द प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी को अगर आप एक टेंजिबल आइटम समझोगे, यहां पर प्रॉपर्टी को टेंजिबल आइटम समझोगे तो आपको ये लगेगा कि अच्छा ये प्रॉपर्टी है, ये जो गुड्स है ये प्रॉपर्टी है। अब जैसे ये प्रॉपर्टी यहां से हट के मेरे हाथ में आया तो रिस्क मेरे हाथ में आया, ये कंफ्यूजन होता है। प्राइमा फेसी रिस्क पासेस विद द प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी जैसे आप इसको एक कोई चीज को इसको प्रॉपर्टी समझ रहे हो, ये टेंजिबल आइटम है, इसको छू सकते हो, तो कुछ भी गुड्स को जिसको आप छू सकते हो। अब आप बोलोगे अच्छा
रिस्क तो भैया प्रॉपर्टी के पास होने से होता है। तो ये प्रॉपर्टी जब आपके हाथ से मेरे हाथ में आई, ये सेलर का हाथ है, ये बायर का हाथ है, इस हाथ से इस हाथ पे आई, तब मेरा रिस्क है भैया, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ है। दोस्त, प्रॉपर्टी ट्रांसफर का मतलब है ओनरशिप ट्रांसफर होना मेरे भाई। जैसे टेलीविजन वाला केस में प्रॉपर्टी तो शोरूम में रखी हुई है, अगर आप उस लैंग्वेज से समझो तो प्रॉपर्टी मतलब गुड्स, तो प्रॉपर्टी मतलब गुड्स है या प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप है? तो यहां पर प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप है मेरे दोस्त। तो वो गुड जो शोरूम में रखा हुआ है, बट वो ट्रांसफर हो चुका है ओनरशिप। तो ये से कंफ्यूज मत करना भाई। द जनरल रूल इज दैट रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी। ओनरशिप होते के साथ आपके नाम पे ये आप ओनर हो गए हो, आप अब सारा रिस्क आपका। इसको अगर दूसरे तरह से समझना है, मैं आपको समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। आपने 7 फेरे ले लिए हैं, ठीक है। अब दिस गर्ल बिकम्स योर वाइफ। भले ही वो अभी भी अपने पापा के घर पे है, ठीक है, विदाई नहीं हुई है, विदाई नहीं हुई है, पापा के ही घर पे है समझ लो, ये आपके घर तक नहीं पहुंची। बट जैसे ही जिस समय वो 7वां फेरा आपने पूरा किया, दिस गर्ल बिकम्स योर वाइफ। मैं ये ओनर वर्ड तो यूज नहीं करूंगा, ये गलत शब्द रहेगा, ठीक है। बहुत सारे मैं ये वर्ड नहीं यूज करूंगा कि कोई ऐसा थोड़ी ना कि भाई आप मैं ओनर बन गया, वाइफ क्या ओनर बनाने की चीज़ है, तो ये सब बात नहीं करना। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जिस समय वो 7वां फेरा हुआ, उसी समय समझ लो दिस गर्ल बिकम्स योर वाइफ, राइट। अब भले ही विदाई नहीं हुई है, बट अगर कुछ भी हो जाता है, ठीक है, अब समझ लो उसका कुछ हो गया, उसको अचानक में उसे कुछ हो गया, तबीयत खराब हो गया, बहुत गर्म थी और बहुत सुपर ज्वेलरी से लदे, बहुत हैवी ऑर्नामेंट्स, और आपने सब पैनिक में हॉस्पिटल ले गए आप लोग सब कोई, तो भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो हॉस्पिटल ले गए। अब हॉस्पिटल में ना भाई बोला गया डिपॉजिट करो 50,000 रुपये। तो आप रिलैक्स होके बैठे हो, भाई मुझे क्या है, ससुर जी करेंगे डिपॉजिट। अब ससुर जी आके बोलते हैं अरे दामाद जी आपकी बीवी हॉस्पिटलाइज हुई है, भाई पैसे तो आपको देने हैं। आप बोले अरे कैसी बीवी, अभी तक तो मैं उसको घर भी लेकर नहीं गया, अभी कहां से बीवी बन गई? ऐसे थोड़ी ना बोलोगे, क्योंकि आपने 7 फेरा ले लिया है, भले ही अभी तक आप घर नहीं लेकर गए हो। तो ओनरशिप वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से समझिए कि जो भी अब वाइफ को कुछ भी प्रॉब्लम आया तो जिम्मेदारी किसका? हस्बैंड का। ससुर जी हाथ ऊपर कर देंगे, भाई अब तो हमने ट्रांसफर कर दिया। तो इसी तरीके से समझना है आपको कि किस समय ससुर जी हाथ खड़ा कर देंगे। अब समझ लो सिर्फ एंगेजमेंट हुआ है, ओनली एंगेजमेंट। अब एंगेजमेंट के सिचुएशन पे कुछ भी आपकी भावी पत्नी को कुछ भी होता है और ससुर जी बोलेंगे अरे दामाद जी आपकी होने वाली बीवी का ये हार्ट में छेदा निकल गया और 50 लाख रुपए लगेगा भाई। तो हो सकता है आप बोले अरे भाई रुकिए हम सोच के बताते हैं, पापा से डिस्कशन करते हैं। तो जिम्मेदारी आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, भावनाओं पे आप आगे बोल सकते हैं हाँ कोई बात नहीं, मेरी होने वाली बीवी है, मैं मानता हूँ मेरी है, अब आप 50 लाख रुपए ला के दे रहे हो, अच्छा बात है। बट क्या आपको ससुर जी आपको बाध्य कर सकते हैं कि नहीं तो आप ही को देना ये पैसा? नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम ऑफ ट्रांसफर, ठीक है जी। ट्रांसफर क्या? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। The general rule is that risk prima facie passes with the property.
प्रॉपर्टी मतलब है ओनरशिप, ये मैं समझा चुका हूं। इन केस वेयर गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज्ड, अगर कभी भी गुड्स खो जाए या डैमेज हो जाए, द बर्डन ऑफ लॉस, बताइए, आप बताइए कौन, किसके ऊपर आएगा बर्डन, बोझा किसके ऊपर आएगा नुकसान का? विल बी बोर्न बाय द पर्सन हु इज द ओनर। हु इज द ओनर, बोझा हमेशा ओनर के ऊपर आएगा। इसीलिए ये किस समय ट्रांसफर हो रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है, ओनरशिप, वापस से कह रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप को कहते हैं पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का ये मतलब नहीं फिजिकल प्रॉपर्टी का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। हु इज द ओनर एट द टाइम व्हेन गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज्ड, where the goods are damaged by the act of third party, ठीक है भाई, थर्ड पार्टी, बायर सेलर ने कुछ नहीं किया, ठीक है। अगर बायर अपना नुकसान कर ले तो भैया वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। सेलर अगर उसका सामान को नुकसान पहुंचा दे तो भी बोलते हैं हु इज द ओनर। तो चलो, अगर बायर और सेलर में से कोई गलती नहीं किया, ना बायर ने गलती किया ना सेलर ने गलती किया, थर्ड पार्टी, तो भी भैया ओनर कौन है? जो ओनर होगा वही नुकसान सहेगा। Where the goods are damaged by the act of the third party, it is the owner who can take action. Of course, सेलर तो माल बेच दिया, इमेजिन करो सेलर ने सामान बेच दिया, अब बाहर वैन वाला, बायर वैन में अपना प्रोडक्ट को लोड करवा रहा है, इस वैन वाले की गलती से सामान ब्रेक हो गया। हो सकता है ये वैन वाला रेफरेंस दिया था सेलर ने, तो भी एक्शन जो है बायर लेगा, सिंपल सी बात है। और अगर कभी भी कोई केस फाइल करना हो, सूट फॉर प्राइस, अच्छा यहां दूसरा बात हो रहा है, सूट फॉर प्राइस बाय द सेलर, सामान तो ले लिया, सेलर ने सामान बेच दिया, सेलर ने सामान बेच दिया, बायर ने सामान खरीद लिया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। बायर ने पैसे, प्राइस ऑफ द गुड्स नहीं दिए। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि डिलीवरी जो है वो इंपॉर्टेंट बात है, वो तो देना ही पड़ेगा। प्राइस कैन बी पेड लेटर, अगर दोनों ने अग्री किया, सेलर और बायर ने अग्री किया, ठीक है भाई 1 महीने बाद प्राइस दे देना, डिलीवरी हो गया, ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गया। इससे पैसे नहीं मिले, सेलर को पैसे नहीं मिले, मगर फिर भी ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। अब सेलर बोलता कि मैं तो केस करूंगा, तो सूट फॉर प्राइस बाय सेलर लाइज ओनली व्हेन प्रॉपर्टी हैज पास्ड टू द बायर। जब ये ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा तभी तो मैं केस करूंगा। अगर ओनरशिप मेरे पास ही रह जाए, सेलर के पास ही ओनरशिप रह जाए, तो मैं कैसे केस करूंगा? ठीक है, तो ओनरशिप तो पहले ट्रांसफर करना होगा। सेलर किसी और को बायर बनाएगा, ओनरशिप देगा तो ही बायर बनेगा, और उसके बाद वो पैसे नहीं दे रहा है, मैं केस करूंगा। क्यों ऐसा होता है सर कि मैं पैसे नहीं लेना चाहता हूं या पैसे बाद में भी लेना चाहता हूं और मैं बायर बना दे रहा हूं, उसको कंफर्म बायर बन गया, अब मैं केस भी करना चाहता हूं, इतना हेडेक क्यों ले रहा हूं मैं? भाई हेडेक इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 10,000 का मेरा कॉस्ट प्राइस है, 15,000 में मैं बेच रहा हूं, बेचूंगा तो ही तो 5,000 कमाऊंगा, राइट? तो बेचना जरूरी है, बिजनेस करने बैठे हैं, राइट? तो बेचना होगा। मैं सेलर हूं, मुझे बायर को प्रोडक्ट देना होगा। अब बायर का जिम्मेदारी बनता है कि वो पैसे दे, नहीं देगा तो मैं अदालत के पास जाऊंगा। अदालत के ऊपर भरोसा है, कानून के ऊपर भरोसा है। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शंस 18 to 26। वापस से मैं पूछूंगा दोस्त,
पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी मतलब क्या है? पासिंग ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी और पासिंग ऑफ ओनरशिप। तो आपका जवाब क्या होगा? पासिंग ऑफ ओनरशिप। पासिंग मतलब क्या होता है? जैसे फुटबॉल खेलते हैं तो बॉल को पास करते हैं, बॉल इधर थी, अब बॉल इधर आ गई, तो अब सेलर के पास था ओनरशिप, ये ओनरशिप को हम कह रहे हैं बॉल। ये बॉल अब इधर से आ गया बायर के पास, ठीक है, ये बॉल को हम कहते हैं ओनरशिप या पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। तो पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, आइए गेम खेलते हैं, फुटबॉल का गेम शुरू करते हैं। पासिंग और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी constitutes the most important element and factor to decide legal rights and liabilities of sellers and buyers। ठीक है जी, अब मुझे यकीन है कि एकदम दिमाग में ये बेस आपके सेट हो गया। वंस द बेस इज सेट, द बेसिक्स इज सेट, नाउ वी कैन स्पीड अप। ठीक है जी, क्यों होता है ये चीज? ताकि लीगल राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सेलर्स एंड बायर्स को हम डिसाइड कर पाए। इस पर भी एक बात को समझना होगा। सबसे पहले तो हमें ये डिटरमाइन करना होगा कि इस पर्टिकुलर केस में बायर कौन है और सेलर कौन है। राइट? नहीं भाई, अब तो मैं सेलर नहीं रह गया। मैंने गुड्स बेचा ऐसे, राइट? क्या गुड्स अभी तक मेरे पास है या गुड्स ट्रांसफर हो गया है? किस समय ट्रांसफर हुआ? ओनरशिप। बार बार मैं बता रहा हूं, गुड्स अभी भी मेरे पास है, बात उसका नहीं हो रहा है, बात हो रहा है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। इसका मतलब यह है ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, गुड्स सेलर के पास ही रह गई, ऐसा भी होता है। आइए बात करते हैं। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी implies passing of ownership. If the property has passed to the buyer, the risk in the goods sold is that of the buyer and not of the seller. Though the goods, यही मैं बता रहा था, though the goods may still be in the seller's possession. Though the goods may still be in the seller's possession. मैं ये लाइन को दोबारा पढ़ना चाहूंगा दोस्त। If the property, if the ownership has passed to the buyer, the risk in the goods sold is that of the buyer and not of the seller, though the goods may still be in the seller's possession. मतलब मैंने पूछा था शुरू में, possession, ownership. I might be having the possession, but I am not having the ownership. बात को प्लीज समझिएगा। पोजेशन मेरे पास है, ओनरशिप मेरे पास नहीं है। आपको लग रहा होगा कि सर इतना धीरे क्यों पढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको, ठीक है। ये चैप्टर खत्म होने दो दोस्त, तब समझ में आएगा कि इतना धीरे मैंने क्यों पढ़ाया था। अब आइए बात करते हैं। द प्राइमरी रूल्स डिटरमाइनिंग पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर आर एज फॉलोज। पासिंग ऑफ ओनरशिप। अब हम बात करेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि स्पेसिफिक गुड्स होता है या असर्टेन्ड गुड्स होता है। स्पेसिफिक मतलब चलो भाई यही टेलीविजन स्पेसिफिक है, ये असर्टेन मतलब चलो हमने लॉट में से छांट लिया कि ये सामान मेरा। तो जब हमने ये काम कर लिया है कि मेरा सामान ये है, मेरा टेलीविजन ये है, मेरा बोरा चीनी का ये है, असर्टेन है, वी नो कि मेरा प्रोडक्ट कौन सा है, बायर को पता है, सेलर को भी पता है।
तो स्पेसिफिक गुड्स है, दोनों बायर और सेलर को एटलीस्ट पता है, तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, आइए उसको देखते हैं। और अगर नहीं पता हो तो क्या होता है, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे, तो एक एक करके देखते हैं। ए में आइए, प्रॉपर्टी। जब वो प्रॉपर्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी पासेस मतलब ओनरशिप पासेस, ओनरशिप, ठीक है। ओनरशिप पासेस कब, जब हम ऐसा गुड्स का बात कर रहे हैं जो एकदम रेडी है, ओवर द काउंटर रेडी है। पता है कि ये मेरा टेलीविजन, पता है कि ये लड्डू का डब्बा मेरा है। एक मिठाई के दुकान में बहुत जबरदस्त भीड़ है भाई, दिवाली का मिठाई का सिचुएशन इमेजिन करो, बहुत भीड़ है, पता ही नहीं किसका मिठाई कौन सा है, बट अपने को पता है ये डब्बा मेरा है, ये लॉट मेरा, हाँ ये मेरा ही ऑर्डर है, ये मेरा ही ऑर्डर पैक हुआ है, पता है। बायर को पता है ये मेरा सामान है, सेलर को भी पता, हाँ जी ये इसका सामान है। सामान एक दूसरे को पता है, राइट। तो भैया कब ओनरशिप ट्रांसफर होगा भाई, जब दोनों जन चाहेंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। सेलर बोलेगा चल पैसे दे, सामान ले जा, हो गया ट्रांसफर। बायर बोलेगा अच्छा काम करिए, देखो अभी कितना बिल हुआ, 2500। ओह भैया मेरे पास तो सिर्फ 2200 रुपए है। भैया एक काम करिए, बुरा मत मानिएगा, इस लॉट को ना आप एक बार यहां अलग से रख के रखिए, मेरा चिट लगा दीजिए इस पर, मैं आ रहा हूं पैसे दूंगा आपको, बस घर से लेकर आ रहा हूं। गुड्स असर्टेंड है, सब कुछ है, सेट है। तो सेलर भी कहता है भाई पैसे लेकर आ, गुड्स ले जा, ऐसा भी हो सकता है। या सेलर बोले ओह तो बनवारी का बेटा है ना, ओ कोई बात नहीं यार बेटे कल पैसे भिजवा देना, बेटे पैसे कल भिजवा देना, 300 रुपए की तो बात है बेटे, कहां इतना परेशान हो रहा है, ये ले बेटा ले जा। पैसे नहीं भी आए हैं तो भी मिठाई वाले ने कहा अरे भाई ये तो अपना बनवारी का लड़का है, दे दो यार। तो जब भी वो दोनों इंटेंड करेंगे आपस में तभी होगा। संग संग गुड्स एकदम रेडी है, असर्टेंड है, संग संग दोनों जन के बीच में जो चर्चा होगा, भैया पैसे नहीं रुको लेकर आ रहा हूं, ठीक है लेकर आ तो ही दूंगा, कोई बात नहीं आधा पैसा अभी दे दे बाद में दे देना, ले जा। तो प्रॉपर्टी पासेस व्हेन इंटेंडेड टू पास असर्टेन गुड्स। आइए पढ़ते हैं सेक्शन 19 का होता है, where there is a contract for sale of specific or ascertained goods, specific और ascertained goods। ये मोबाइल जो है iPhone 7 स्पेसिफिक बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। The property in them is transferred to the buyer at such time, किस टाइम पे आपको ओनर बनना है, as the parties to the contract intend it to be transferred। अब दुकानदार मेरे बड़े भैया का दोस्त है, भैया ने कहा था जाओ दुकान में मोबाइल जो पसंद आए कर लेना, और जब पैसे की बात आए तो बस मेरा बात करा देना, ठीक है। मैं चला गया, मैं मोबाइल पसंद कर लिया, स्पेसिफिक गुड्स है, आज मेरा बर्थडे है, भैया ने कहा जाओ मोबाइल खरीद लो बेटा, बात करा देना। तो जब मैंने मोबाइल पसंद कर लिया, बिल विल बनवा लिया, पैसे देने की बारी आई, मैं बोला रुकिए एक मिनट रुकिए, मैं भैया से बात, भाई एक बार भैया से बात कर लीजिए। तो भैया कह देते हैं अरे ये अपना विकास, इसका जन्मदिन है भैया दे देना मोबाइल, पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा। दोनों ने क्या बात किया नहीं पता, मेरे को तो भैया मेरा मोबाइल मिल गया, आपस में लोग समझेंगे, मैं तो ओनर बन गया, मैं तो घर पे आऊंगा दोस्तों को बताऊंगा यस माय न्यू मोबाइल फोन यो। तो ठीक है, आपस की बात थी, स्पेसिफिक गुड्स। फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज रिगार्ड शैल बी हैड टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। भाई आपस में क्या टर्म्स है, आपस की बात है, 1 महीने में पैसा देना है, 2 महीने में देना है, तुम पैसा दोगे तो हम माल देंगे, क्या है आपस की बात है। टर्म्स हो सकता है या कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एंड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। तो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नहीं मैं जानता ही नहीं हूं किसी को तो मैं एकदम पूरा टर्म्स बनाऊंगा। मैं जानता हूं किसी को, अरे यार ये तो अपना बनवारी का बेटा, जा बेटा ले जा,
तो कंडक्ट से ही पता चल रहा है। जा बेटा ले जा, जा बेटा ले जा, तेरे पापा से ले लूंगा। कंडक्ट है, जा कोई दिक्कत नहीं, ले जा, ले जाने दे, पैसा नहीं भी दिया तो भी ले जाने दे। या सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जैसा जैसा सिचुएशन। मुझे तो पता ही नहीं था यार तू मोन्टू का छोटा भाई है, अगर मुझे पता होता तो यार थोड़ी ना मैं कहता जाए पहले पैसा दो, पहले बताना चाहिए था ना कि भैया ने भेजा है। तो सर्कमस्टांस ऑफ द केस ऐसा है कि अरे यार ये तो अपना मोन्टू का छोटा भाई है। अपना रूल है कि अपने एकदम बिना पैसा लिए नहीं देते हैं, अपना रूल है ना, ओनरशिप अपने कैसे देते हैं बिना पैसा लिए। तो आज तक भैया ने दिया ही नहीं सामान, डिलीवरी दिया ही नहीं। बट ये भैया स्पेशल केस है, अपना मोन्टू बचपन का यार, उसका फोन आया, उसका छोटा भाई है यार, वो कहां जाएगा पैसा, विश्वास है मेरे को, हो गया बात। अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, द रूल्स कंटेन्ड इन सेक्शन 20 to 24 are rules for ascertaining the intention of the parties as to the time at which property in the goods is to pass to the buyer, subsection 3। तो 20 to 24 का रूल्स भी देख लेंगे, घबराइए मत, आराम से रहिए, कॉमन सेंस को लगाइए। अब अपने बात कर रहे हैं स्पेसिफिक गुड्स का। अभी स्पेसिफिक गुड्स के भी अलग अलग सिचुएशंस होते हैं दोस्त, उस अलग अलग सिचुएशंस को समझना होगा। अब स्पेसिफिक गुड्स है जो कि एकदम डिलीवरेबल स्टेट में है। मोबाइल फोन स्पेसिफिक गुड्स है, ओवर द काउंटर तुरंत के तुरंत डिलीवर हो सकता है कि नहीं। बट कुछ ऐसा सिचुएशन है स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट मतलब कहीं ना कहीं अभी रुकिए, उसको पैकिंग, जैसे चीनी, ये चीनी मुझे लेना है, 2 किलो लेना है, लेंगे, उसको पैकिंग करेंगे, आपका नाम का वो स्लिप अटैच करेंगे, देंगे। तो स्पेसिफिक गुड्स है टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। ऐसे नहीं कि भैया ये ले जाओ। मोबाइल फोन का तो एकदम पूरा डिलीवरेबल स्टेट है, पैकिंग पूरा बॉक्स पैकिंग है भाई, पूरा बॉक्स पैकिंग है, ये ले जा। वो चीनी जो लूज बिक रही है, दाल चावल चीनी जो लूज बिक रही है, उसको तो थोड़ा सा पैकिंग करके डिलीवरेबल स्टेट में लेकर आना होगा ना। पैकेट में देना है, कैसे देना है, कार्टून में पैक करना है। तो जब तक वो पूरा रेडी नहीं हो जाए तब तक कैसे होगा। बाकायदा कार्टून में, थैला में पैक करके लेकर जाओगे ना दोस्त, कैसे ले जाओगे? नहीं, बाकायदा एकदम दाल चावल चीनी का उसका पूरा बाकायदा पैकिंग वैकिंग होगा तो ही मैं लेकर जाऊंगा। तो ठीक है, ये सिर्फ केसेस है। कुछ केस ऐसे होते हैं स्पेसिफिक गुड्स एकदम तुरंत डिलीवरेबल स्टेट में है, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिन्हें डिलीवरेबल स्टेट में लाना पड़ता है, डिलीवरी हम ऐसे कर नहीं पाएंगे। और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट व्हेन सेलर हैज टू असर्टेन द प्राइस। देखो भाई, डिलीवरेबल स्टेट में तो आ गया, बट किसका कितना दाम है, जब तक प्राइस पूरा पूरी से ठीक नहीं होगा, समझो मेरा बात को, जब तक प्राइस पूरा पूरी असर्टेन नहीं होगा तो हम बायर को किस बात का बोलेंगे कि ए बाबू तेरे को इतना पैसा देना है। सेल कंप्लीट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमको ये तो सेलर को जिस समय सेल कर रहा है कंप्लीट हो, उस समय बताना पड़ेगा ना बॉस कि भाई तुमको इतना रुपया देना है, तुम्हारा इतना रुपया बनता है। तो जब तक वो कैलकुलेशन बाकी है तब तक सेल कैसे मुमकिन है। तो पूरा कैलकुलेशन सेलर बताएगा ना भाई कि अच्छा ठीक है। अभी आपको लग रहा हो कि अब देखो केस जब देखेंगे ना तब समझ में आएगा। आइए केस देखते हैं। स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, सेक्शन 20 क्या कहता है? Where there is an unconditional contract, where there is an unconditional contract, ठीक है, for the sale of specific goods in a deliverable state, कोई कंडीशंस नहीं है भैया, एकदम कोई स्पेशल कंडीशंस नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही है। द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस टू द बायर, ओनरशिप ट्रांसफर कब होगा बायर को, कब होगा बताइए, कब होगा वो बता रहे हैं, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है जी, एंड इट इज इमटेरियल,
whether the time of payment of the price or time of delivery of the goods or both is postponed. मतलब क्या है, पेमेंट हम कल देने से चलेगा, ठीक है भाई चलेगा, दोनों आपस में डिसाइड किए चलेगा, ठीक है भाई डिलीवरी भी कल देने से चलेगा, नो 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 डिलीवरी आज ही दे दीजिए भैया प्लीज, वाइफ को प्रॉमिस किया एक नया टेलीविजन लेकर आ रहा हूँ, आज एनिवर्सरी है ना भैया समझिए ना, ठीक है भाई ले जा, तो पेमेंट तो पोस्टपोन हो गया, बट बिना पैसे के भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो हो गया, उसने डिलीवरी दे दिया। अब अगर डिलीवरी नहीं भी दिया हो कोई भी वजह से, समझ लो आज एकदम बारिश हो रही है, डिलीवरी नहीं दिया है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आज ही के दिन में वो सेल काउंट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट आज बन गया है, पैसा लेन देन हुआ हो या नहीं हुआ हो, गारंटी वारंटी का डेट आज से ही इशू हो जाएगा। क्यों? अगर डिलीवरी नहीं भी हुआ है टेलीविजन का, डिलीवरी भी पोस्टपोन, पैसा भी पोस्टपोन, ठीक है यहीं रख ले, कल ले जाएंगे, तो भी सेल माना जाएगा, ठीक है। सो इट इज इममटीरियल वेदर द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस, प्राइस आज देना है 2 महीने बाद देना है, कैसे देना है, टाइम पोस्टपोन हो गया या डिलीवरी पोस्टपोन हो गई है या बोथ पोस्टपोन हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी कब पास होगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। तो स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, प्रॉपर्टी पासेस कब, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। कॉन्ट्रैक्ट बन गया है मतलब आपस में एक दूसरे को वादा दे दिए हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ना, बायर इज प्रॉमिसिंग, सेलर इज प्रॉमिसिंग, तो दोनों का वादा ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। दोनों का वादा के बेस पर सोचो, दोनों ने वादा ही किया और एक आदमी अपना वादा पूरा निभा दे रहा है, सेलर अपना काम पूरा कर दे रहा है, तो सेलर के तरफ से कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया है। बायर बोल रहा है पैसे कल दूंगा, तो बायर की तरफ से एग्जीक्यूटरी है। ये सब भी हम लोग पढ़े ना आगे में, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, ये सब पढ़े हम लोग सब कुछ। एग्जाम्पल देखिए, एक्स गोज इनटू अ शॉप एंड बाइज अ टेलीविजन एंड आस्क द शॉपकीपर फॉर इट्स होम डिलीवरी। द शॉपकीपर अग्रीज टू डू इट। द टेलीविजन इमीडिएटली बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। पैसा दिया हो या नहीं दिया हो उसका बात ही नहीं हो रहा है, ठीक है। आपस में दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि यस मैं बेचना चाहता हूं, तू खरीदना चाहता है, ये दाम है, हाँ जी ये मंजूर है, ये मंजूर है, मैं तुम्हें दूंगा, आज नहीं 10 दिन बाद दूंगा, ठीक है मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब प्राइस बाद में भी देने से चलता है। अब देखना अपने को स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। जैसे मैंने कहा था कि जब तक डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आए, लूज चीनी, लूज शुगर, कैसे मैं अपने बायर को लूज चीनी ऐसे हाथ में दे दूं, कैसे दे दूं? सिंपल सा बात है। देखो ये सिंपल सा बात को लॉ में इतना कुछ टान टून के लिखा हुआ है। अगर अपने सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ जाए कि भाई मोबाइल फोन खरीदने गया, ठीक है भैया बॉक्स पैकिंग था ले गया, उसके बाद मम्मी ने कहा बेटा राजू 2 किलो चीनी, 2 किलो मैदा, 4 किलो आटा जाके मोदी के दुकान से ले आना, तो क्या करोगे भाई, कैसे लेकर आओगे? जब तक वो पूरा अच्छा से डिलीवरेबल पैकिंग नहीं करेगा तो कैसे लाओगे? तो अब बात हो रहा है उस सिचुएशन पर। स्पेसिफिक गुड्स आपने बताया हाँ ये चाहिए, टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट where there is a contract for the sale of specific goods and the seller is bound to do something to the goods for the purpose of putting them into a deliverable state. The property does not pass until such thing is done and the buyer has notice thereof. हमने पसंद कर लिया, या समझ लो हमने कहा कि भाई ठीक है ये टिम्बर मुझे दे दो,
बट टिम्बर ऐसे कैसे लेके जाऊंगा, उसको बांधना होगा आपको, अभी पेड़ को काटना होगा, राइट। तो काट के सबको रेडी करके रखिए, मुझे फ़ोन करके बताइए कि वो चीज़ रेडी है, व्हाट्सएप कर दीजिए, फ़ोटो भेज दीजिए, रेडी है, आप अपना काम करिए तो हम आ जाएंगे। तो स्पेसिफिक गुड्स, जब तक वो सेलर अपना काम करके रेडी नहीं कर दे तो वैसे ही हो नहीं सकता काम। तो वही सिंपल सा बात है, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड द सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग टू द गुड्स, सेलर को कुछ करना है फॉर द पर्पज ऑफ पुटिंग देम इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट, द प्रॉपर्टी डज नॉट पास until such thing is done and the notice of the buyer thereof. सेलर जब तक अपना काम नहीं करेगा तब तक वो बायर को सामान नहीं दे सकता है, तो पास नहीं होगा जब तक सेलर अपना काम नहीं करेगा। ठीक है जी। Specific goods in a deliverable state, when the seller has to do anything thereto in order to ascertain the price. देखो दोस्त, सेक्शन 21 एंड 22 में, 21 में जब हमने सेलर को ऑर्डर दिया तो प्राइस तय हो चुका था। बात को समझिएगा, सेलर को और बायर को दोनों को पता था कि कितना प्राइस मेरे को लेना है, कैलकुलेशंस हो गया था, सब कैलकुलेट करके रेडी था, बट सेलर का कुछ काम पेंडिंग था। जैसे समझ लो सेलर को पॉलिश करा के देना था, हमने ग्लास का ऑर्डर दिया, ग्लास या मिरर का ऑर्डर दिया, तो मिरर कितना रुपया स्क्वायर फुट है सब पता है अपने को, बट मिरर अपने को भाई सेलर भाई पॉलिश करके देना है, तो सारा स्क्वायर फीट कैलकुलेशन हो गया कि आप इतना स्क्वायर फीट है, इतना पॉलिशिंग चार्ज है, सब कुछ रेडी है। बट बिना पॉलिश के तो हम लेंगे नहीं, मिरर का बात है भाई, पॉलिश करना है, उसको होल करके देना आपको, सारा काम सेलर करता है। कौन सा कंपनी का मिरर लेना है, कौन सा थिकनेस लेना है, ये हम लोग सब बता दिए, स्पेसिफिक हो गया सब कुछ। बट जब तक वो सेलर पॉलिश नहीं करे, होल्स नहीं बनाए, तब तक हम वो गुड्स नहीं लेंगे सेलर से। और सेलर बोला ठीक है भैया घूम के आइए, 2 घंटा लगेगा, हम आपको फोन कर देंगे, ऐसा होता है। तो सेक्शन 21 जो है वो स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। सेक्शन 22 का जो हम बात कर रहे हैं दोस्त, तो 21 में क्या होता है, प्राइस पूरा अपने को चिट्ठा मिल गया है कि इतना इतना पैसा लगेगा, इतना इतना जो तुमको जो ग्लास का ऑर्डर दिए हो या समझ लो मार्बल का ऑर्डर दिए हो, मार्बल में हम पॉलिश करके लेंगे, तो ये पूरा फिक्स हो गया प्राइस, पॉलिशिंग का भी चार्ज फिक्स हो गया है। ठीक है जी, तो कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा एक बात बताओ मेरे को, मैंने कहा कि ठीक है यार आप लोग ग्लास का काम करते हो, हाँ जी करते हैं, अच्छा काम किए। और वो उसी समय सेलर बोलता है मेरे को, अरे पता है आजकल हम लोग वॉलपेपर का भी काम करते हैं और कारपेट का भी काम करते हैं। फ्लोर पे अगर आपको वुडन फ्लोरिंग या कारपेट लगवाना हो तो ये काम भी हम करते हैं, और वॉलपेपर लगवाना हो तो ये काम भी हम करते हैं। तो ठीक है भाई, उसको समझ में आ गया कि ग्लास व्लास लेकर जा रहा अपने घर पे, कुछ नया इंटीरियर्स का काम करा रहा है। तो सेलर ने कहा वॉलपेपर भी हम लगाते हैं, कारपेट भी हम लगाते हैं। तो मैं क्या कहूंगा, अरे भैया बहुत अच्छी बात है, प्लीज आ जाइए। तो मैंने वॉलपेपर पसंद कर लिया, उसने कहा ये वॉलपेपर 60 रुपया स्क्वायर फुट है, ये वुडन फ्लोरिंग 80 रुपया स्क्वायर फुट है। मुझे दोनों सैंपल पसंद आया, मैंने बोला ठीक है जी, मुझे पसंद आया। अब मैंने कहा भैया ये वॉलपेपर पसंद आया, आप मेरे घर पे आके लगा देना। अब एक दोस्त एक बात बताओ, वॉलपेपर मुझे पसंद आया तो क्या मैं अपना घर का वॉल का मेजरमेंट लेके घूम रहा हूं क्या, या फ्लोरिंग का मेजरमेंट लेके घूम रहा हूं? और अगर मैं लेकर भी घूम रहा हूंगा ना तो भी ये सेलर बोलेगा देखिए भाई साहब आप कह रहे हो 80 स्क्वायर फुट, जब तक मेरा लगने के बाद वॉलपेपर में लगाऊंगा मैं पूरा टेप से मेजरमेंट करूंगा। कई बार ऐसा होता कि वॉल के कोने में 4 इंच होता है, आप तो उस 4 इंच को छोड़ दोगे, बट मेरे लिए तो 4-4 इंच का भी वैल्यू है। तो हम अपना मेजरमेंट करेंगे, आके हम अपना मेजरमेंट करेंगे तो बात बनेगी जी। तो हम बोले ठीक है जी, मुझे क्या फर्क पड़ता, आप आइएगा मेजरमेंट करिएगा, राइट। आप जब पूरा मेजरमेंट कर लोगे, पूरा फिक्स कर लोगे जी,
जब तक आप पूरा फिक्स नहीं करते हो तब तक मैं यही समझूंगा आप अपने काम कर रहे हो। भाई मैं बायर हूं ना, अब तो मैं यही कहूंगा ठीक है भाई 60 रुपये 80 रुपये स्क्वायर फुट तो पसंद है मुझे, प्रोडक्ट तो पसंद है जी, पर अब आपका काम तब पूरा होगा जब आप मेरे घर पे आके पूरा अच्छा से पेस्ट कर दोगे, फिटिंग कर दोगे, तो मैं मानूंगा कि ये काम हो गया। कई बार ऐसा होता है ना कि वो वॉलपेपर लगाया और वो ठीक से लगा नहीं, तो बोलेगा नहीं नहीं ये तो हम नहीं लेंगे भैया, आप खोल के ले जाइए। वॉलपेपर लगाया, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, वो ठीक से फिट नहीं किया है, तो हम बोलते हैं ना कि नहीं नहीं खोल के ले जाइए। इसका मतलब क्या भाई, अभी तक मैं ओनर बना नहीं हूं, मैं अभी तक ओनर बना नहीं हूं। और वो भी बंदा बेचारा देख रहा हाँ मेरा फिटिंग वाला का गलती है, ठीक से फिट नहीं कर पाया, वो बेचारा ले जाता। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई होती, अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई होती तो ओनरशिप के साथ रिस्क है, समझना बात को। अगर हम ओनरशिप ट्रांसफर कर लेते, अगर मैं बोलता एक काम करो भाई तुम मुझे वॉलपेपर दे दो ऐसे लूज, मैं अपना मिस्त्री से लगवा लूंगा, और मेरा मिस्त्री अगर गलत लगा देना दोस्त तो मैं उसको जाके रिटर्न नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं क्या? तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है, अपने हेडेक नहीं लेता है। तो भाई साहब आप आइए, आपका 60 रुपये स्क्वायर फुट इंक्लूडिंग फिटिंग चार्जेस है, ठीक है, बस लास्ट में आप देख लीजिएगा कितना स्क्वायर फुट है, मेजरमेंट करके बता दीजिएगा। तो जब तक लास्ट में वो पूरा काम फिट नहीं हो जाए, बायर अपना तसल्ली नहीं कर ले, हाँ यहां कोना छूट गया है, यहां ठीक से नहीं हुआ, यहां ठीक से नहीं हुआ है, बायर अपना पूरा तसल्ली कर ले, उसके बाद सेलर बोले अच्छा ठीक है अब मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट करके जो फाइनल प्राइस निकलता है तब जाके प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। इस पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एक केस है। क्या हुआ, अब जैसे मेरे घर पे 1500 स्क्वायर फुट का काम होना है, ठीक है जी होना है, तो कई बार ऐसा होता है कि सेलर्स लोग के पास जो रोल होता है ना, वो रोल 3000 स्क्वायर फीट का था। सेलर सोचा ठीक है जितना लगेगा लगेगा, बाकी हम ले जाएंगे वापस। अब ये रोल वो लेकर आया मेरे घर के नीचे, कार पार्किंग पे रख के रखा है, और वहां से रोल भाई किसी ने धाए कर दिया, गायब, चोरी। अब वो मेरे ऊपर चढ़ाई कर रहा है, मेरा 3000 स्क्वायर फुट माल था, मैं आपके यहां लेकर आया, चोरी हो गया, आपका जिम्मेदारी है ये। यही तो मैं समझा रहा हूं कि रिस्क जो है, जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर होती है तो रिस्क बायर का आता है। बायर बोलेगा भाई साहब हमें क्या मालूम, वो रोल 3000 स्क्वायर फुट का था, 1500 स्क्वायर फुट का था, मेरा रोल था, मेरा डिजाइन का था, मेरे को तो नहीं पता। आप कहां रखे, मेरे से पूछ के रखे थे, आपको अपना सामान का, बिकॉज यू आर द ओनर, यू आर द ओनर, आपको अपना सामान का भैया देख रेख तो खुद ही करना चाहिए। इस बिल्डिंग में कौन चोर है, कौन पासरबाई चोर है, इसका क्या ठेका मैं ले रखा हूं? नहीं, मेरे घर पे आप काम कर, बोले नहीं आपके घर पे हम काम कर रहे थे, आपके घर से किसी ने चोरी कर लिया। बताइए किसने चोरी किया, किस पर इल्जाम लगा रहे हैं, बताइए भाई साहब, कौन किया मेरे घर से चोरी? जो भी है, चाहे तो आप चोर को सामने लाइए, तो भाई चोर सामने आए तो समझ में आ जाए। अगर आप चोर को सामने नहीं ला पा रहे हो, भाई साहब सामान आपका था, सामान आप लेकर आए हो, कौन कितना सामान लाए हो, क्या चोरी हुआ, मैं तो कहीं यहां दरवानी तो नहीं करूंगा ना जी, समझो बात को, मैं तो दरवानी करने नहीं बैठा हूं। मेरा और आपसे क्या बात हुआ, मेरा ये वॉल है, इस वॉल पे लगा दीजिए, मेजरमेंट कर लीजिए, पैसे ले जाइए। अब मैं ऑफिस में बैठा हूं यार, तो मुझे फोन करके परेशान कर रहे हो कि मेरे घर पे से सामान चोरी हो गया, मेरे घर से सामान चोरी हो गया। भाई काम करने आए थे 60 स्क्वायर फुट वॉल का, 60 स्क्वायर फुट वॉल का काम करने आए तो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि मेरा 600 स्क्वायर फीट का माल चोरी हो गया। बोले यार बर्बाद कर दोगे तुम तो मेरे को, अजीब टाइप के आदमी 420 420। देख भाई अपना जिम्मेदारी यही था कि तू फिट करेगा, मेजरमेंट करेगा, पैसा लेगा, बात खत्म। मैं जब तेरे को पूरा स्क्वायर फीट काउंट करके पैसे दे दूंगा, मैं ओनर बन गया, बात खत्म। तो यही होता है, तो यही है सेक्शन 22। सेक्शन 22 पढ़ते हैं, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स in a deliverable state, but the seller is bound to weigh
measure, test, or do something, or do some act or thing with reference to the goods for the purpose of ascertaining the price. क्योंकि सेलर भी प्राइस तो असरटेन कर ही नहीं पा रहा ना, पूरा फिट हो जाएगा तो ही असरटेन करेगा. The property does not pass until such act or thing is done. And the buyer has notice thereof. तो सेक्शन 21 में क्या था? सेलर को प्राइस पता था. 21 एंड 22 में सेलर एंड बायर को दोनों को प्राइस पता था, बट सेलर का कुछ काम अधूरा रह गया था. जैसे कि कोई पॉलिश करना बाकी रह गया था, या कुछ टाई करना बाकी रह गया था, या उसको अलग अलग कंपार्टमेंट में सजाना बाकी रह गया था. कुछ भी काम बाकी रह गया था. होता है ना कि भाई अपने ऐसे डिलीवरी नहीं लेंगे, पसंद तो कर ली अपने, बहुत कुछ पसंद कर ली, बट अपने चाहते हैं कि उसको सेट बना के दे, तुम भाई इसको रेडी करके दे, ऐसे नहीं लेकर जाएंगे. तो वहां 21 में प्राइस तो फिक्स था, बट सेलर का कुछ काम अधूरा रह गया था. तो अपने बोला ये काम पूरा कर दे, फोन कर दे, मैं ले जाऊंगा. बात खत्म. सेक्शन 21. सेक्शन 20 में क्या बता रहा? मोबाइल फोन एकदम काउंटर में रेडी, बॉक्स पैकिंग रेडी, या टेलीविजन एकदम रेडी, डिलीवरेबल स्टेट, अभी पैसा दे, अभी ले जा भाई, कार्टून रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है. सेकेंड स्टेज में क्या है? तुरंत मैं नहीं ले जा पा रहा हूं. जैसे घर का पर्दा वर्दा पसंद कर लिया मैंने, बट उसको स्टिच विच करना है, राइट? तो जब वो स्टिचिंग विचिंग कर ले पूरा, तो अपने को फोन कर दे, भाई आपका सारा काम रेडी है, ले जाइए. ठीक है जी, ले जाते हैं. अब यहां तीसरा केस में क्या है? प्राइस पता नहीं, प्राइस पता नहीं. तो भाई देख ले, समझ ले, आ जा, देख ले, पूरा मेजरमेंट कर ले, प्राइस बता दे. जब तक वो प्राइस बायर एंड सेलर पे चर्चा नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता है. प्राइस दो बाद में वो चलेगा, पैसे बाद में देना चलेगा, बट ऐसा कैसा कॉन्ट्रैक्ट जहां एक आदमी को पता ही नहीं, दोनों आदमी को नहीं पता. सेलर अपने मन में खुश हो रहा, हाँ इतना रुपया का बिल बनाऊंगा मजा आएगा, इतना रुपया का बिल बनाऊंगा मजा आएगा. भाई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट होता है भाई साहब. आप जो मनी मन सोच रहे हो इतना का बिल बनाऊंगा, ऐसे चार्ज कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, आप बता ही नहीं रहे हो सामने वाले को, बताना पड़ता है. या पहले से ग्रुप रेखा दे दो कि भाई देखो ये 60 रुपया स्क्वायर फीट ऐसे ऐसे ऐसे, बट मैं आऊंगा, फिट करूंगा, देख लूंगा, चार्जेस जो है वो पूरा कैलकुलेट करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, बता देंगे. ठीक है जी. एग्जाम्पल देखिए, ए सोल्ड कारपेट्स टू द कंपनी विच रिक्वायर्ड टू बी लेड. वही कारपेट वाला एग्जाम्पल सेम आ गया. द कारपेट वॉज डिलीवर्ड टू द कंपनीज प्रेमाइसेस बट वॉज स्टोलन बिफोर इट कुड बी लेड. प्रेमाइसेस से ही चोरी हो गया. अपने क्या डिस्कशन कर रहे हैं? अपने डिस्कशन ये कर रहे हैं कि किस समय पे ओनरशिप चेंज होगा. अगर ये टेलीविजन होता, टीवी होता, चोरी हो गया, बायर का नुकसान है. बट क्योंकि ये कारपेट है और कारपेट का ओनरशिप तब ट्रांसफर होगा जब वो डिलीवरेबल स्टेट पे आएगा. समझिएगा बात को. डिलीवरी इज इंपॉर्टेंट, डिलीवरेबल स्टेट इज इंपॉर्टेंट. इस पूरा चर्चा से सेक्शन 20, 21, 22 से ये अपने को समझ में आ रहा है कि डिलीवरेबल स्टेट इज सो इंपॉर्टेंट. मोबाइल फोन का डिलीवरी का स्टेट एकदम तुरंत है, पूरा बॉक्स पैकिंग है कंपनी का, कोई टेंशन नहीं, ले भैया ले जा, कोई टेंशन नहीं, हो गया काम. प्राइस पता और डिलीवरेबल स्टेट पता. मतलब क्या है? दो चीज इंपॉर्टेंट है. प्राइस पता होना चाहिए दोनों बायर एंड सेलर को, और डिलीवरेबल स्टेट होना चाहिए. दोनों में से कुछ भी नहीं अगर गड़बड़ है तो गड़बड़ है. तो सेक्शन 20 में क्या बोला जा रहा है कि जब दोनों चाहे, अरे भाई क्यों? क्योंकि प्राइस फिक्स है, एमआरपी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, 10% डिस्काउंट, चल भाई हो गया सेट, प्राइस सेट, डिलीवरेबल स्टेट सेट, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, मुझे कुछ करना ही नहीं भाई, मेरे को क्या ये डब्बा लेना तेरे को देना. तो कब ये ओनरशिप ट्रांसफर होगा? जब दोनों इंसान चाहेंगे.
मैं अभी पैसा देने के लिए रेडी हूँ, मैं अभी देने के लिए रेडी हूँ, दोनों चल जाएंगे। सेकंड केस में क्या है, प्राइस पता है, प्राइस पता है, मोबाइल ये जैसे मिरर को पॉलिश करना है, ये सब काम कुछ अधूरा रह गया है, इसका मतलब है डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। तो जब तक सेलर उसको डिलीवरेबल स्टेट पे नहीं लेकर आए तो प्राइस तो पता है। तो इसमें अपने लिख सकते हैं सेक्शन 22 में लिखो प्राइस टिक डिलीवरेबल स्टेट नॉट रेडी। ये अपने 21 में लिखना था, ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं। तो 21 में लिखो प्राइस तो रेडी है, डिलीवरेबल स्टेट रेडी नहीं है। सेक्शन 22 में दोस्त क्या हो रहा है, ना प्राइस रेडी है ना डिलीवरेबल स्टेट रेडी है, क्योंकि डिलीवरेबल स्टेट पे लाएंगे, पहले डिलीवरेबल स्टेट पे लाएंगे, उसके बाद प्राइस कैलकुलेट होगा। यहां पर क्या है, 21 में पहले ही प्राइस कैलकुलेट हो जा रहा है, प्राइस वाइस सब कैलकुलेट हो गया, अब मुझे डिलीवरेबल स्टेट पे लाना है। या पाव भाजी का एग्जांपल ले लो मेरे दोस्त, पाव भाजी, ए भाई कितना रुपया प्लेट, 200 रुपया प्लेट, आप उनको स्पेशल बटर मार के चाहिए, स्पेशल पाव भाजी, स्पेशल पाव भाजी 100 रुपया एक्स्ट्रा, 300 रुपया प्लेट। भाई साहब 4 पाव भी एक्स्ट्रा चाहिए, 40 रुपया करके, तो 460 रुपया का बिल हुआ। तो पूरा प्राइस तो तय हो गया, बट क्या वो पाव भाजी रेडी है बन के, पाव भाजी बन के रेडी नहीं। बोला भाई साहब थोड़ा घूम के आइए ना, मैं आपको फोन करता ना, जैसे माल रेडी होता मैं फोन करता। ठीक है जी, तो प्राइस तय है, बंदे को पाव भाजी बनाना है, बना के डब्बे में पैक करना है, बढ़िया से देना है। क्लियर। अब समझ लो गोलगप्पे वाले, वो भी सेम केस, भाई साहब पैक कर दीजिए, सेम केस। तो चलिए, बट यहां जो है सेक्शन 22 में कारपेट वाला भाई साहब, वॉलपेपर वाला भाई साहब घर पे आएगा, काम करेगा, काम करने का पूरा पोजीशन सही तरीके से करेगा तो डिलीवरेबल स्टेट पे आएगा, डिलीवरेबल स्टेट पे लाने के बाद प्राइस कैलकुलेट करेगा, बायर को बताएगा कि भैया ये प्राइस हुआ है। बायर बोला हाँ जी ओके, ये लीजिए पैसे, या बायर बोला ओके पैसे कल दूंगा, पैसे कल दूंगा, पैसे 10 दिन बाद दूंगा। बट बायर ने कहा ओके, बायर ने कब ओके कहा, जब बायर को प्राइस भी पता चल गया और बायर ने देख लिया कि कारपेट बढ़िया तरीका से डिलीवरी हो गया है, बढ़िया तरीका से पेस्ट हो गया, वॉलपेपर बढ़िया तरीका से पेस्ट हो गया। मतलब दो कंडीशन है, डिलीवरेबल स्टेट भी परफेक्ट है, प्राइस भी पता है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया जी। भाई साहब 10 दिन बाद पैसे देने से चलेंगे, ठीक है यार तू तो अपना दोस्त है, दे देना 10 दिन बाद, कोई बात नहीं, हो गया बात। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। तो इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, कारपेट ले नहीं हुआ था, उससे पहले ही चोरी हो गया। It was held that the carpet was not in deliverable state as it was not laid. कारपेट आपका है, कारपेट रोल्स में है, आपका रोल का मेरे से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। आप कितना रोल ला रहे हो, क्या ला रहे हो, मुझे नहीं पता। आप उसका रोल में 2000 स्क्वायर फीट है या 5000 स्क्वायर फीट है, मुझे नहीं पता, ना मुझे इंटरेस्ट है। मेरे लिए आप कुछ भी लाइए, मेरा ये वॉल है, इस वॉल पे आप वॉलपेपर लगाइए, या ये मेरा फ्लोर है, इस फ्लोर पे कारपेट बिछाइए, मेजर करिए, दाम बताइए, मैं ओके किया तो भैया अपना कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ। So it was not in deliverable state as it was not laid, which was part of the contract, and hence the property had not passed to the buyer company. दोस्त मुझे पूरा उम्मीद है, though we have gone very very slow, but शायद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं दोस्त, कंफ्यूज होते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छे अच्छे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है, एक एक चीज़ को तोड़ के पढ़ाया है कि कहाँ पर क्या है। दो चीज़ है, प्राइस एंड डिलीवरेबल स्टेट। तो 20, 21, 22 अपने आज पूरा किए हैं। 10-15 मिनट ज़्यादा ले लिया होगा यार, मैं 20 मिनट ज़्यादा ले लिया, हो सकता कोई और जल्दी पढ़ा देता, बस बहुत जितना जल्दी दिमाग में घुसता ना उतना ही जल्दी निकल जाता। धीरे धीरे हैमर किया मैंने, पूरा जचाया है
जैसे वॉलपेपर वाले को एकदम धीरे धीरे काम करना पड़ता है ना, बारीकी में। एक अच्छा स्कल्प्टर को, जिसको अच्छा मूर्त बनाना, बहुत धीरे धीरे काम करता है। तो भाई मैंने भी बहुत धीरे धीरे काम किया है। आपके दिमाग में पूरा घुसाने का मेरा एक चैलेंज मैंने लिया था अपने आप पर। कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होंगे, उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ, बट बहुत सारे बच्चे हैं जिनको धीरे धीरे सीखना है, स्लो लर्नर्स है। उन स्लो लर्नर के लिए एकदम मैं हूँ आपके साथ। मार्केट फास्ट है, एवरीबडी इज रनिंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड। जो बच्चे कमज़ोर है वो अकेले छूटे हुए हैं, उनको लग रहा है कि हमारा भविष्य एकदम अंधेरा है। दोस्त चिंता मत करो, आपके लिए मैं हूं। टेक गुड केयर, आई लव यू ऑल, बाय बाय।